नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस करंट अफेयर की क्लास में, जो कि आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफी हेल्पफुल रहती है। तो वीडियो को अंत तक देखें और एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। आइए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर की, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। इससे पहले हम देखेंगे एक मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पर खुशी लेकर आएगा। माना कि एक अखबार हूं, क्या औकात है मेरी। माना कि एक अखबार हूं, क्या औकात है मेरी, लेकिन शहर में आग लगाने के लिए अकेला ही काफी हूं। लेकिन शहर में आग लगाने के लिए अकेला ही काफी हूं। तो आशा करता हूं आपको ये मोटिवेशनल कोट पसंद आया होगा। इसी के साथ आप पूरी क्लास को ले सकते हैं। यह मोटिवेशनल कोट आपको काफी ऊर्जावान बनाएगा और इस पूरी क्लास को लेने पर आपको मजबूत कर देगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की। और पहला ही प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी हेल्पफुल और इंपोर्टेंट है। पूछा गया है कि हाल ही में डिजी सक्षम किसकी संयुक्त पहल है। तो हाल में यदि हम बात करें कि डिजिटल रूप से कौशल विकास तथा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक डिजी सक्षम पोर्टल लॉन्च किया गया है और इसमें हेल्प ली गई है किसकी, तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की इसमें हेल्प ली गई है और इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और इसकी यह एक पहल है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रेजेंट टाइम में मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र यादव जी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री हैं। हाल ही में इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है, तो एक संयुक्त पहल की योजना बनाई थी जिसमें हेल्प ली गई है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की। किसके उद्देश्य से, तो डिजिटल रूप से कौशल विकास को बढ़ावा देना। और इसी के साथ जब कौशल विकास बढ़ेगा तो क्या होगा, व्यक्तियों में रोजगार की समस्याएं कम होगी। इससे क्या होगा, रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। तो इन्हीं के द्वारा हाल ही में डिजी सक्षम योजना चलाई गई है। आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी डिजी सक्षम योजना। काफी सरल रूप से मैंने इसे समझाने की कोशिश करता हूं। सभी क्वेश्चनों को बहुत ही शॉर्ट रूप में मैं आपके लिए लिखकर लेकर आता हूं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और एक बार एक पॉजिटिव कमेंट करेंगे तो और भी ज्यादा मैं अच्छे तरीके से आपको इस करंट अफेयर क्लास को पूरा करा सकता हूं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, एक बार बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगती है। अब हम शुरुआत करेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों की जो हाल ही में करंट अफेयर से संबंधित हैं। जैसा कि पूछा गया है कि मिड डे मील योजना, तो हाल ही में मिड डे मील योजना इसकी चर्चा चली थी क्योंकि आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया था और अब मिड डे मील के स्थान पर 5 वर्ष के लिए पीएम पोषण योजना चलेगी। इसमें क्या होता है, तो इसके तहत सरकारी स्कूलों में सभी बच्चों को यानी कक्षा 1 से कक्षा 8 के बच्चों को भोजन प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मिड डे मील योजना यह 1995 में स्टार्ट की गई थी और पीएम मोदी जी के द्वारा इसका नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। सौभाग्य योजना, तो हाल ही में सौभाग्य योजना के 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2017 को की गई थी। आपको पता है कि हाल ही में विजय संस्कृति महोत्सव चलाया गया था और यह नल्ला पाकिस्तान से लड़ने के लिए और उस पर जीत हासिल करने के लिए एक विजय दिवस यानी विजय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया था। कहां पर, कोलकाता में। अब हम देखेंगे कि पीएम मुद्रा योजना यह कब स्टार्ट की गई थी, तो 8 अप्रैल 2015 को यह पीएम मुद्रा योजना स्टार्ट की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो जितने भी छोटे छोटे उद्योग हैं उन सभी को ऋण उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा करता हूं आपको यह क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, यह रिवीजन क्लास है। अगर आप रिवीजन करना चाहें तो इस क्लास से अपना रिवीजन कर सकते हैं और यदि आप इस क्लास को नोट डाउन करना चाहें तो अपने पेन कॉपी पेपर को अपने साथ रखिए। आइए हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाला है क्योंकि हाल ही में मैंने इस क्वेश्चन के बारे में आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था। पूछा गया है कि हाल ही में किसने आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। तो आपको पता है कि पिछली कक्षा मैंने आपको बताया था आयुध निर्माणी बोर्ड, जिसे हाल ही में भंग कर दिया गया था और इसके स्थान पर इसकी जो 41 कारखाने थे उन्हें 7 कारखानों में बदल दिया गया था, जिसे भंग कर दिया गया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, अब इसी के स्थान पर इसका एक नया आयुध निर्देशालय की स्थापना की गई है और इसके पहले महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे ER शेख। जैसा कि आप देख सकते हैं ER शेख अब इसका कार्यभार संभालेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं लल्लन टॉप नियुक्तियां। ये लल्लन टॉप नियुक्तियां आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इन्हें नोट डाउन करना चाहें तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए और आप यदि इनका रिवीजन करना चाहते हैं तो मेरे साथ इनका रिवीजन कर लीजिए। पूछा गया है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी पहली महिला जो महानिदेशक बनी थी इनका नाम है नागोजी ओंकाजा-इवेला। यह नाइजीरिया की है और यह पहली महिला निदेशक है WTO की। हाल ही में आपको बताया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महानिदेशक बनी थी धरती बनर्जी। इसी के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस
यानी ISA, इसके पहले महानिदेशक बनाए गए हैं, नहीं पहले निदेशक नहीं कहेंगे, इसके नए निदेशक बनाए गए हैं अजय माथुर जी। बात करें यदि ISA तो इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। कहां पर? तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। अब हम कुछ और लल्लन टॉप नियुक्तियों की तरफ चलते हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो इनका भी रिवीजन आप मेरे साथ कर लीजिए। तो ये हैं कुछ जहर सीरीज की नियुक्तियां जिन्हें आपको रिवीजन करना है। आपको पता है कि हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI के अध्यक्ष के रूप में अभी सरकार को चुना गया था, तो आप इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखते हैं संसद टीवी के पहले CEO बनाए गए हैं रवि कपूर, यानी लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी बनाई गई थी और इसके पहले CEO बनाए गए हैं रवि कपूर। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला महानिदेशक मैंने बताई थी धृति बनर्जी। मुख्य सूचना आयुक्त यह है यशवर्धन सिन्हा जी। मुख्य सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो अध्यक्ष हैं यह है सुरेश N पटेल और नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल इसके हेड हैं अरुण कुमार मिश्र। और असम राइफल आपको पता है यह पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी है और इसी को हम असम राइफल के नाम से जानते हैं और इसके महानिदेशक हैं प्रदीप चंद्रन नायर। आशा करता हूं आपको यह पॉइंट समझ में आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना। और अब हम शुरुआत करेंगे ऐसे क्वेश्चन की जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सीधे सीधे आपकी परीक्षा की खोपड़ा में छेद करने के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो इस क्वेश्चन को आप अंत तक अवश्य देखें। आइए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है, पिछली कक्षाओं में मैंने आपको बताया था किलौआ ज्वालामुखी, और किलौआ ज्वालामुखी में हाल ही में पुनः से विस्फोट हुआ है। इसके नेशनल पार्क के अंदर अब पुनः से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट। हाल ही में किलौआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह कहां पर स्थित है? तो यह हम बता दें आपको कि अमेरिका का एक उसकी मुख्य पृष्ठभूमि से दूर है एक उसका प्रांत जिसका नाम है हवाई प्रांत, ठीक है, जिसे हम हवाई द्वीप के नाम से जानते हैं। और इसकी राजधानी है होनोलुलु। क्या है इसकी राजधानी? होनोलुलु इसकी राजधानी है, जहां पर हाल ही में यह किलौआ ज्वालामुखी फटा है। यह अमेरिका का इसकी मुख्य पृष्ठभूमि से बहुत दूर स्थित है इसका प्रांत, जो कि इसका सबसे बड़ा प्रांत है और यहीं पर यह किलौआ ज्वालामुखी स्थित है। यहीं के एक नेशनल पार्क में के अंदर यह ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। अब दोस्तों हम आपके ले चलते हैं कुछ ऐसे ज्वालामुखी जो कि आपकी सीधी परीक्षाओं पर वार करेंगे और आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यदि आप उन्हें नोट डाउन करें तो नोट डाउन कर लीजिए, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए या उसको मेरे साथ आप रिवाइज कर लीजिए। तो आइए देखते हैं उन लल्लन टॉप ज्वालामुखियों को जो कि आपकी परीक्षा की खोपड़ा में सीधा सीधा छेद करेंगे। तो देख सकते हैं हाल ही में आपको पता है क्रैम्बे बिएजा ज्वालामुखी फटा था और यह स्पेन के कैनारे द्वीप में स्थित था। अब हम देखते हैं लल्लन टॉप ज्वालामुखी माउंट सिनाबोंग, माउंट मेरापी और काक्रतोवा ज्वालामुखी, यह तीनों ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित हैं। इंडोनेशिया। और हम बात करेंगे ताल ज्वालामुखी यह फिलीपींस में स्थित है। एटना ज्वालामुखी और वेसुविस ज्वालामुखी यह इटली में स्थित है। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वेरन ज्वालामुखी यह अंडमान निकोबार में स्थित है। किलौआ ज्वालामुखी और मोनालाव ज्वालामुखी यह हवाई द्वीप USA में स्थित है। तो इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। आशा करता हूं आपको यह क्वेश्चन भी काफी अच्छे समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे एक ऐसे क्वेश्चन की ओर जो कि आपकी इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप अंत तक देखें और इसमें देने वाली जानकारी काफी इंपॉर्टेंट होंगी, तो उनको आप मेरे साथ नोट डाउन अवश्य करें। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, यह आपकी परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जाएगा कि हाल ही में किसके द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं और इन सभी फैक्टों को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हुरून इंडिया रिच लिस्ट किसकी? तो हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 के अनुसार भारत में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो यदि हम बात करें भारत में सबसे अमीर व्यक्ति के स्थान पर आए हैं मुकेश अंबानी, और यह रिलायंस कंपनी के मालिक हैं, जो अब हुरून लिस्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। यह लगातार 10वीं बार ऐसा हुआ है कि यह पहले स्थान पर बने हुए हैं और इनकी कुल संपत्ति है 7.18 लाख करोड़। कितनी? 17.18 लाख करोड़, 7.18 लाख करोड़। इसी पर हम देखें कि इसी रिच लिस्ट के अनुसार सेकंड स्थान पर है गौतम अडानी जी, जो अडानी ग्रुप के मालिक हैं, और थर्ड स्थान पर है शिव नादरी जी। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, ये तीनों फैक्ट आपकी परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। आइए देखते हैं इसके दो प्रमुख फैक्ट। इसमें पूछा गया है कि वैश्विक स्तर पर 5वां भारतीय मजबूत ब्रांड कौन सा है?
तो वह है जियो। महानतम दानदाताओं की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो जमशेदजी टाटा। ठीक है दोस्तों, जमशेदजी टाटा विश्व में महानतम दानदाताओं की सूची में पहले स्थान पर है। तो यह आपको याद रखना है। अब हम शुरुआत करेंगे एक ऐसे प्रश्न की जिसमें मैं आपको बहुत सारी हेल्पलाइन और बहुत सारी जानकारियां दूंगा। जानकारी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपकी परीक्षा में सीधी सीधी पूछी जा सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं और चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। और यह क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाते हैं? तो यह प्रत्येक 1 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। और 2021 की जो थीम है वह आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि डिजिटल इक्वालिटी फॉर ऑल एजेस। इसकी थीम है डिजिटल इक्वालिटी फॉर ऑल एजेस। यह आपको याद रखना है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर को। अब हम देखेंगे बड़े बूढ़े से संबंधित यानी वृद्ध जनों से संबंधित कुछ ऐसे फैक्ट जो कि आपकी परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो हाल ही में आपको पता है एल्डर हेल्पलाइन यह शुरू की गई है वृद्ध जनों के लिए, और यह एल्डर हेल्पलाइन नंबर है 14567। यह क्या है? हेल्पलाइन नंबर है। हाल ही में आपको पता है सेज पोर्टल लॉन्च किया गया था। यह भी वृद्ध जनों की केयर के लिए इसे लॉन्च किया गया था। और बजट 2021 के अनुसार 75 वर्ष से अधिक के जितने भी वृद्धजन हैं उनको आयकर दाखिल करने में छूट दी गई है। ठीक है दोस्तों, और आपको पता है कि SACRED एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, और यह भी वृद्धजनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने वाला पोर्टल था। ठीक है दोस्तों, आपको इतने सारे फैक्ट इस क्वेश्चन से याद रखने थे। यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगी। रख या कि वह मंजर भी आएगा, प्यासे के प्यास चल समंदर भी आएगा, थककर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। पसीना बहाइए, देख सकते हैं आप किस प्रकार से पसीना टपक रहा है। तो यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाला है। तो आइए इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसे आप अंत तक अवश्य देखें। और इस क्वेश्चन में आपको सभी लल्लन टॉप जो पुरस्कार हैं हाल ही में दिए गए हैं, इनकी लिस्ट में आपके लिए बनाकर लेकर आया हूं। तो इसे भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए और या फिर मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में किसे यदान पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में एक घोषणा की गई है जिसमें हम बात कर लें डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी और एरिक हनुसेक को एक पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, और इस पुरस्कार का नाम है यदान पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी है भारत की प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की CEO हैं। ठीक है दोस्तों, जो एजुकेशन को बढ़ावा देता है और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की यह CEO है। और बात करें यदि एरिक की, तो एरिक यह USA के हैं जिन्हें यदान पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। अब कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे हम जो कि हमारी परीक्षा में सीधा सीधा बाहर करेंगे और जो हमारी परीक्षा के लिए काफी हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पूछा गया है कि स्पेन में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो देवज्योति मिश्रा को बांसुरी के लिए, एक एल्बम है इनकी बांसुरी, इसके लिए इन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। हाल ही में आपको बताया है राइट लिवलीहुड अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह 4 संस्थानों को दिया गया है, और इन 4 संस्थानों में हमारे भारत की एक संस्थान है लाइफ संस्थान, इसे भी यह पुरस्कार दिया गया था। तो आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको बहुत ही हिम्मत और बहुत ही ज्यादा पेशेंस के साथ समझना होगा। यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में आता है तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह क्वेश्चन कितने हद तक समझ में आया और कैसे समझ में आया। तो आइए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और आपको एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत मिशन 2.0 तथा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ किया है। तो जैसा कि हम आपको बता दें, कुछ समय पहले या यूं कहें 4-5 साल पहले इन दोनों मिशनों को स्टार्ट किया गया था। इन मिशनों को कब कब स्टार्ट किया गया, तो इन्हें मैं लिख कर लेकर आया हूं। आपको पता है कि स्वच्छ भारत मिशन यह 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक चला था। ठीक है दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन, और इसी के तहत अब स्वच्छ भारत मिशन 2.0 आया है। इसके तहत क्या होगा, तो जितने भी शहर हैं उन शहरों से क्या किया जाएगा, तो कचरा को खत्म करने की पहल चलाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, किसके तहत, तो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट हम बात करें अमृत या अमृत मिशन, यह 2015 में आया था, और इसी के तहत 2021 में आया है अमृत मिशन 2.0। ठीक है दोस्तों, और यह किससे संबंधित रहेगा, तो स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए प्रत्येक शहर में। कैसा, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए हर शहर में, यह इस मिशन का उपलक्ष्य है।
ठीक है दोस्तों, लॉन्च कहां से किया गया? तो डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से इसे लॉन्च किया गया। अब हम देखेंगे तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम देखेंगे अमृत, इसकी फुल फॉर्म क्या है और यह किससे संबंधित है। तो अमृत मिशन जो 2015 में लॉन्च किया गया था, यह जितने भी शहर हैं उनको टीप टाप करके साफ करके, यानी कि उनके जीर्णोद्धार करने वाला एक मिशन था। जीर्णोद्धार द्वारा शहर को साफ स्वच्छ और अच्छा बनाने के लिए अमृत मिशन को चलाया गया था और इसकी फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है इसकी फुल फॉर्म? तो अटल मिशन फॉर रिजुवेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि एक इंपॉर्टेंट योजना जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल है। इसी प्रकार से उज्ज्वला योजना स्टार्ट की गई है 2.0 और यह महुआ उत्तर प्रदेश से स्टार्ट की गई है। तो इसी के तहत लगभग 1 करोड़, कितने? तो 1 करोड़ गैस कनेक्शन इसके तहत लगाए जाएंगे। आपको याद रखना है कितने? 1 करोड़ गैस कनेक्शन। महुआ उत्तर प्रदेश से 10 अगस्त 2021 को उज्ज्वला 2.0 स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और यह इतना इंपॉर्टेंट है कि आइए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको खुद पता चलेगा कि यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से कितना हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। पूछा गया है कि हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान ने कितने साल तक के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला एक बाल रक्षा किट विकसित की है। तो हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान के द्वारा बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए एक बाल रक्षा किट विकसित की है। यह क्या करेगी? तो बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी, यानी कि उनकी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करेगी। क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 की तीसरी लहर चल रही है और बताया गया है, चल नहीं रही है, आने वाली है या आ सकती है। तो इसमें बताया गया है कि कोविड-19 की तीसरी लहर है वो बच्चों के लिए काफी हानिकारक हो सकती है। तीसरी लहर है, ये बच्चों को काफी इफेक्ट करेगी और इसी के लिए बच्चों के बचाव के लिए कोविड-19 की तीसरी लहर से बचाव के लिए एक किट जो लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? तो अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान के द्वारा 16 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों के लिए यह बाल रक्षा किट लॉन्च की गई है। यह बाल रक्षा किट में क्या क्या होगा? तो इसमें तुलसी, गिलोय, मुलेठी, दालचीनी, मुनक्का आदि शामिल किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, रक्षा किट में क्या क्या होगा? तो तुलसी, गिलोय, मुलेठी, दालचीनी, मुनक्का आदि इस किट में शामिल किए गए हैं जो बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे, यानी कि इनकी इम्यूनिटी पावर को काफी इंक्रीज करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बात करें कि हाल ही में एक देश है क्यूबा नामक देश, इसमें बच्चों का सामूहिक टीकाकरण किया गया था। यानी कोविड-19 से 2 साल के बच्चों को बचाने के लिए सामूहिक समूह टीकाकरण किया गया था। किसके बेस में? तो कार्टून के बेस में डॉक्टरों ने क्या किया था? बच्चों को टीकाकरण लगाया था। कहां पर? क्यूबा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप मेरे साथ देखिए और इसका एंजॉय लीजिए और इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 30 सितंबर 2021 को किस राज्य में नट संकीर्तन उत्सव मनाया जा रहा है? तो मनाया गया था यह मणिपुर में और यह क्या है? श्री कृष्ण से संबंधित एक नृत्य शैली है। ठीक है, नृत्य और संगीत शैली है और यह किसका? तो नृत्य और संगीत का उत्सव है। कहां पर मनाया जाता है? मणिपुर में। यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2013 में यूनेस्को के द्वारा इसे अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम मणिपुर से संबंधित कुछ ऐसे फैक्टों पर चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए बिना रुके इस पर हम चर्चा करते हैं। मणिपुर की स्टैटिक जीके से हम शुरुआत करेंगे। मणिपुर के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं एन बिरेन और यहाँ की महिला राज्यपाल हैं नजमा हेमतुल्ला। ठीक है दोस्तों, यहाँ का एक फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम है काबुल नाम नेशनल पार्क और यहाँ पर ही क्या मिलता है? तो यह एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है और संगाई हिरन यहाँ पर मिलते हैं। यदि बात करें, हाल ही में यहाँ पर सबसे लंबा पियर ब्रिज भी बनाया गया था और यहीं की एक महिला बॉक्सर हैं जिनका नाम आपको काफी अच्छे से पता होगा, MC मैरी कॉम, जो कि 6 बार विश्व चैंपियन रह चुकी हैं और उन्होंने एक मेडल भी जीता है। बात करें यहाँ का सबसे लंबा जो पियर ब्रिज है, इसका सबसे लंबा खंभा जो है वह 141 मीटर का है। ठीक है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो काफी यूनिक थे और आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें आप देख लीजिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे और इस क्वेश्चन में हम आपको पिछले जितने भी तूफान है उन सभी के बारे में बताएंगे और इसी के साथ अंत के क्वेश्चन में आपका आंसर आपको बताना है। अरब सागर में आया शाहीन चक्रवात का नामकरण किसने किया है?
तो आपको पता है कि 2021 में लगभग 4 से 5 या 2021 में 2 से 3 जो चक्रवात आ चुके हैं और इनका नामकरण हो चुका है। तो इन पर हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे चक्रवात थे जिनका नामकरण किया गया है। तो इसकी पूरी लिस्ट मैंने आपके लिए बनाई है, इसे आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इसका राइट आंसर तो हो जाएगा कतर। जैसा कि आपको पता है कुछ समय पहले क्या आया था, गुलाब चक्रवात, जो कि पाकिस्तान ने इसका नामकरण किया था और इसी गुलाब के कुछ अवशेष बचे हैं और इसी में क्या है तो कम दाब के कारण पुनः से अरब सागर में एक चक्रवात आया है और इस चक्रवात का नाम है शाहीन चक्रवात, जिसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है तो कतर के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। अब हम देखते हैं वो सारे फैक्ट जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि हाल ही में गुलाब चक्रवात आया था और इस गुलाब चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया था तो पाकिस्तान के द्वारा गुलाब चक्रवात का क्या किया गया था, नामकरण किया गया था। ठीक है दोस्तों, यह बंगाल की खाड़ी में आया था और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर यह आया था। इसमें भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी। अब हम देखते हैं निसर्ग, यह बांग्लादेश के द्वारा नाम रखा गया था, अरब सागर में आया था। तो काते यह म्यांमार के द्वारा इसका नामकरण किया गया था और 2021 का पहला चक्रवात था। यास चक्रवात इसी के बाद आया था और यह इसका नामकरण किया था ओमान ने। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपकी रीट की परीक्षा में पूछा गया था। रीट जो हाल ही में हुआ है इसका एग्जाम, इसमें पूछा गया था कि चक्रवात की दिशा क्या होती है। तो यदि हम बात करें नॉर्थ साइड में इसकी जो दिशा होती है वह होती है एंटी क्लॉकवाइज और साउथ हेमिस्फीयर में इसकी दिशा जो होती है वो होती है क्लॉकवाइज। तो यह आपको याद रखना है। काफी शॉर्ट तरीके से मैंने आपको इसके समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे कल वाले फूल पत्ती वाले क्वेश्चन के आंसर की। कल वाला जो हमारा फूल पत्ती वाला आंसर था, इसका आंसर सभी छात्रों ने बिल्कुल सही दिया है। आपका काफी अच्छे कमेंट आए हैं। अब हम देखते हैं स्पेस की यात्रा करने वाले पहले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बने हैं। तो इनका नाम हो जाएगा संतोष जॉर्ज। कौन? संतोष जॉर्ज कुलांगरा। यह केरल से संबंधित है और इन्हीं को हाल ही में यदि हम बात करें ये भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट बने हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे आज वाले क्वेश्चन की, फूल पत्ती वाले सवाल की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पूछा गया है आपसे कि हाल ही में भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति जिसने 15वां शेख जायद पुरस्कार जीता है। कौन सा? 15वां शेख जायद पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के हमारे सभी सवाल समाप्त होते हैं। आशा करता हूं आपको यह क्वेश्चन सभी समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो एक बार मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया, तो इससे आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है पूरे 1 साल के करंट अफेयर नोट्स का भंडारा। क्या मिलता है? पूरे 1 साल के करंट अफेयर नोट्स का भंडारा, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट और आपकी परीक्षा में हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर लेना और चैनल पर यदि नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और जल्द से जल्द आप इस चैनल को मोनेटाइज कराइए, जिससे कि मैं आपको और भी ज़्यादा ऊर्जावान तरीके से पढ़ा सकूं और भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको करा सकूं। मैंने आपके नोट्स काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड कराए हैं। आशा करता हूं आपको ये नोट्स पसंद आते होंगे। इसी के साथ अब आपसे विदा चाहेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने घर वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।